नियंत्रण और समन्वय पर। और नियंत्रण और समन्वय में हमने बात स्टार्ट की तुम्हारे हार्मोन्स पर, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर हम बात कर रहे हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने पीयूष ग्रंथि पर बात कर ली, हमने पीनियल ग्रंथि पर बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि आपकी। पीनियल ग्रंथि की जब हमने बात की, ध्यान सुनिएगा, जब हमने बात की पीनियल ग्रंथि तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये लैंगिक परिपक्वता की उत्तरदायी होती है, याद रखना। ये ग्रंथि हमारे 8 वर्षों तक सक्रिय होती है, उसके बाद धीरे-धीरे नष्ट होना शुरू होती है और इसके बाद हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारे अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू होता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आपकी ग्रंथि होती है पीनियल, इसे मानव की तीसरी आंख और दिनों रात के चक्र का निर्धारण करने वाली ग्रंथि बोला था हमने। मानव की तीसरी आंख और दिनों रात के चक्र का निर्धारण करने वाली ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। इसमें हमने विस्तृत चर्चा की थी। इसके अलावा हमने पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से और पश्चपाली से बहुत सारे हार्मोन्स पर चर्चा की थी। तो गर्भ धारण करने वाला हार्मोन तुम्हारा होता है, याद रखना, प्रोजेस्टेरोन, जो गर्भ को 9 महीने तक रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। गर्भावस्था का विरोधी हार्मोन होता है तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो बच्चे के जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। नमस्कार सुबोध, नमस्कार राज, नमस्कार सभी का भी। तो मुझे बात बताइए, जो लोग लाइव बैठे हुए हैं, जो लोग लाइव हैं, क्या हम जो बातें हार्मोन्स पर पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है क्या? मुझे बताइए कमेंट करके, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लोग बड़े कमेंट नहीं करते, वो पढ़ते रहते हैं। तो मुझे बताना कि आप लोगों को चीजें समझ में भी आ रही है क्या, या ऐसे हम गीत गाए जा रहे हैं? मुझे बताइएगा, जो लोग लाइव बैठे हैं, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है क्या। आगे चलेंगे, लेकिन मुझे बताना आप लोग। चलिए, आ रही बातें समझ में आपको? बहुत बढ़िया। कमेंट कहाँ चले गए? कमेंट कहाँ गए? कमेंट लाइए, आज कमेंट देखेंगे कि पढ़ती रहेगी। नमस्कार करके चले जाते हैं लोग, लाइव कमेंट नहीं आ रहा ना। चलिए भाई, तो बताना मुझे आप लोग। पीयूष ग्रंथि पर हमारी चर्चा हो गई थी, पीयूष ग्रंथि पर हमारी चर्चा हो गई थी, याद रखना। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारी थायराइड ग्रंथि। 3 नंबर की ग्रंथि है थायराइड। थायराइड ग्रंथि हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हिंदी में कहते हैं अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में कहा जाता है अवटु ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। और स्थिति अगर इसकी बात करें कहां पाई जाती है, तो याद रखना इसकी स्थिति, इसकी जो स्थिति होती है वो गले में होती है। गले में होती है भाई। ये इस प्रकार की ग्रंथि तुम्हारे गले के अंदर एच आकृति में होती है, लगभग एच आकृति की या तितली की आकृति की ग्रंथि पाई जाती है। इस प्रकार होती है, इस प्रकार ये एच आकृति की होती है, गले में होती है, एच आकृति की होती है या तितली की आकृति की होती है। तितली की आकृति की होती है, इसी के अंदर पाई जाती है तुम्हारी, इसी के अंदर पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। इस प्रकार ये थायराइड ग्रंथि गले में होती है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें, इसे जीवन को चलाने वाली ग्रंथि कहते हैं। इसे जीवन को चलाने वाली ग्रंथि, जीवन को चलाने वाली ग्रंथि, जीवन को चलाने वाली ग्रंथि, टेम्पो ऑफ लाइफ, जीवन को चलाने वाली ग्रंथि कहते हैं। टेम्पो ऑफ लाइफ कहा जाता है, टेम्पो ऑफ लाइफ, जीवन को चलाने वाली ग्रंथि कहा जाता है। चल रही है क्लास? जीवन को चलाने वाली ग्रंथि कहा जाता है आपकी इसी ग्रंथि को, जिसका नाम है, याद रखिएगा, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। जीवन को चलाने वाली ग्रंथि है ये, जीवन को चलाने वाली ग्रंथि है। मुझे लग नहीं रही क्लास चल रही है। चलिए भाई, चलिए, चल रही है। जीवन को चलाने वाली ग्रंथि कहते हैं, जीवन को चलाने वाली ग्रंथि कहा जाता है, टेम्पो ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगर आपसे पूछे इसका वजन कितना होता है, तो वजन होता है 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम होता है वजन, 25 से 30 ग्राम होता है वजन इसका, 25 से 30 ग्राम। मुझे बताइए क्लास लाइव चल रही है तुम्हारे, जो लाइव बैठा है बताइए क्लास चल रही है क्या? चलिए, इसे जीवन को चलाने वाली ग्रंथि कहते हैं। अच्छा, स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि, स्वयं की आत्महत्या, स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि, करने वाली ग्रंथि। तो अगर आपसे पूछे कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो स्वयं की आत्महत्या करती है, तो याद रखिएगा ये तुम्हारी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जिसका वजन 25 से 30 ग्राम होता है, गले में श्वास नली के दोनों ओर पाई जाने वाली ग्रंथि है। और इसे जीवन को चलाने वाली ग्रंथि, टेम्पो ऑफ लाइफ कहा जाता है, टेम्पो ऑफ लाइफ कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि है। अच्छा, अब अगर इस ग्रंथि की हम बात करें, थायराइड ग्रंथि की अगर हम बात करें, तो इसे जो हार्मोन निकलते हैं, स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन, स्रावित जो हार्मोन होते हैं वो 2 होते हैं। पहला हार्मोन हम बात करेंगे थायरोक्सिन, पहला हार्मोन हम बात करेंगे थायरोक्सिन, और दूसरा हार्मोन हम इसमें पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन। दूसरा हार्मोन हम पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन, पहला हार्मोन पढ़ रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन। पहला हार्मोन इसमें थायरोक्सिन है और दूसरा जो तुम्हारा हार्मोन है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, याद रखिएगा। तो पहले हार्मोन पर बात कर रहे हैं थायरोक्सिन, पहला हार्मोन पढ़ा रहा हूं थायरोक्सिन। इसे बनाने के लिए आयोडीन तथा टायरोसिन अमीनो अम्ल चाहिए होता है, तथा टायरोसिन अमीनो अम्ल चाहिए, टायरोसिन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसे चलाने के लिए, याद रखना, इसे बनाने के लिए, इस ग्रंथि को बनाने के लिए। गुरसन नमस्कार भी, नमस्कार सभी को। चलिए, थायरोक्सिन हार्मोन पहला हम पढ़ रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसे बनाने के लिए आयोडीन तथा टायरोसिन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनना, क्या होगा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा टायरोसिन, टायरोसिन है ये, और टायरोसिन मिलता है आयोडीन से, तो बनता है टायरोसिन से मोनो आयोडो टायरोसिन, ऐसे बनता है। फिर आयोडीन, इस मोनो आयोडो टायरोसिन में, मोनो आयोडो टायरोसिन में और आयोडीन मिलता है तो डाई आयोडो टायरोसिन हो जाता है। फिर इस डाई आयोडो टायरोसिन में और आयोडीन ऐड होती है तो ट्राई बनता है, ट्राई आयोडो टायरोसिन। इसमें और बनता है, इसमें और तुम्हारा मिलता है, याद रखना, इसमें ट्राई आयोडो टायरोसिन में और आयोडीन मिलती है तो ये बनता है टेट्रा आयोडो टायरोसिन। तो ट्राई वाले को T3 कहते हैं और टेट्रा वाले को T4 कहते हैं। ध्यान से सुनना, कहानी क्या है भाई, तुम्हें थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है। और थायरोक्सिन हार्मोन तब बनेगा जब तुम भोजन में खाओगे आयोडीन, और तुम्हारा शरीर खुद बना लेता है टायरोसिन अमीनो अम्ल, तुम्हारा लीवर खुद बना लेता है। नमस्कार सभी को। मुझे बात बताना, जो लोग लाइव बैठे हैं, क्या ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा है क्या?
फर्स्ट ग्रेड वालों, आप लोग इतनी वार्तालाप अपनी होती नहीं है क्योंकि तुम इतनी लाइव आते नहीं हो। तो मुझे बताना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को समझ में भी आता है क्या? ईमानदारी से मुझे बताते चलना। आप लोग जो लोग लाइव आ रहे हैं बताइएगा मुझे, कमेंट नहीं करते, नमस्कार करके चले जाते हो, बताना मुझे। तब तक मैं तुम्हें बता रहा हूं, भोजन में आयोडीन खाओ, टाइरोसिन अमीनो तुम्हारा खुद शरीर बना लेगा, ये खुद बना लेगा। टाइरोसिन आयोडीन से मिला तो मोनो आयोडो टाइरोसिन मिला, ये टाइरोसिन बनता है जिसको MIT कहते हैं, MIT कहते हैं। अब इसमें मोनो आयोडोटाइरोसिन में तुम्हारा आयोडीन और मिला तो ये बन गया तुम्हारा डाई आयोडोटाइरोसिन, डाई आयोडोटाइरोसिन। और डाई में एक आयोडीन और मिल गया तो ये बन गया ट्राई, और फिर बन गया टेट्रा। तो ये T3 रूप है और ये T4 रूप है। वास्तविकता में 2 रूपों में मिलता है, T3 और T4। लिख देता हूं, यह है 2 रूपों में पाया जाता है, 2 रूपों में पाया जाता है। T3 जिसे कहते हैं ट्राई आयोडो टाइरोसिन, और एक होता है T4 इसे कहते हैं टेट्रा आयोडो टाइरोसिन। ये सक्रिय रूप है, जब इसे काम करना होता है तो ये T3 रूप में करता है, ये स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है, याद रखना संग्रहित रूप है। तो अगर आपसे पूछे, ध्यान से सुन लेना, थायरोक्सिन का कौन सा रूप संग्रहित रहता है तो T4 वाला रहता है, और एक्टिव फॉर्म में कौन होता है तो T3 होता है, याद रखिएगा। T3 वो रूप है जो एक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा, और T4 वो रूप है जिस रूप में तुम्हारा ये थायरोक्सिन स्टोर रहता है। तो मैंने आपको बताया था एक मतलब हार्मोन जिसका संग्रह होता है वो तुम्हारा यही थायरोक्सिन हार्मोन होता है, किस रूप में रहता है संग्रहित तो T4 रूप में रहता है, और जब इसे काम करना होता है तो ये T3 में बदल जाता है। तो याद रखना, अगर तुम्हें थायरोक्सिन बनाना है तो भोजन में आयोडीन होना बहुत आवश्यक है, और अगर भोजन में आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन तो तुम्हारा लीवर खुद बना लेगा, और जब भोजन में आयोडीन खाया तो आयोडीन इस टायरोसिन से मिलता है और बनता है मोनो आयोडोटाइरोसिन। मोनो आयोडोटाइरोसिन में फिर आयोडीन मिलता है तो टाई बनता है, टाई में फिर आयोडीन मिलता है तो टाई बनता है, और टाई में फिर आयोडीन मिलता है तो टेट्रा। T4 रूप में तो ये स्टोर रहता है, जब एक्टिव होना होता है तो ये T3 रूप में आ जाता है। तो T3 रूप में ये क्रियाशील होता है और T4 रूप में ये स्टोर रहता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये 2 रूपों में पाया जाता है T3 और T4, T3 ट्राई आयोडोटाइरोसिन और T4 टेट्रा। अब इसके कार्य क्या है? कार्य क्या है? तो वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर, वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर, याद कीजिए मैंने वृद्धि हार्मोन के साथ में बात बताई थी, वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर, वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर, वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर शारीरिक वृद्धि करवाता है, शारीरिक व मानसिक वृद्धि करवाता है, मानसिक वृद्धि करवाना, शारीरिक व मानसिक वृद्धि करवाना। तो पहला कार्य क्या हुआ? वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर, वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर ये जो तुम्हारा हार्मोन होता है ये शारीरिक और मानसिक वृद्धि करवाता है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि करवाने वाला हार्मोन तुम्हारा यही वृद्धि हार्मोन होता है। तो पहली बात जब मैं वृद्धि हार्मोन पढ़ा कर आया था तो मैंने तुम्हें सारी बातें वहां बताई थी, याद रखना, सारी बातें मैंने वहां बताई थी, याद रखना कि शारीरिक वृद्धि करवाता है ये हार्मोन। इसके अलावा क्या करता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र वह मस्तिष्क, मस्तिष्क का विकास करता है, का विकास करता है, याद करना ये बात। मस्तिष्क का विकास करने वाला हार्मोन तुम्हारा कौन सा होता है? थायरोक्सिन। और यही कारण है कि भोजन में, गर्भावस्था के दौरान नमक में या तुम्हारे भोजन में अनिवार्य रूप से आयोडीन होना ही चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिला के भोजन में आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन होगा तो गर्भ में पल रहे बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, मतलब मस्तिष्क का विकास भी होगा, तंत्रिका तंत्र का विकास भी होगा। इसलिए बनाया गया आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक केवल 2 लोगों को चाहिए होता है, एक पहाड़ी लोगों को चाहिए होता है और दूसरा गर्भवती महिला के लिए आवश्यक होता है। बाकी आयोडीन युक्त नमक खाने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात, बीपी यानी रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, रक्तदाब को कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, तथा हार्ट बीट रेट मतलब हृदय स्पंदन दर, हृदय स्पंदन दर, हार्ट बीट रेट, हृदय स्पंदन दर, हार्ट बीट रेट दर को बढ़ाता। इवनिंग किरण, तो कोई लाइव भी है या ऐसे आते हैं चले जाते हैं, मजे लेते हो फर्स्ट ग्रेड वालों, तुम जितना जीवन में मजे ले रहे हो, साइंस वैसे भी तुम्हें तंग करती है, ऊपर से तुम लोग आते कम हो, पता ही लगता तुम्हें कुछ समझ में भी आ रही है, मास्टर पढ़ाई जा रहा है तुम पढ़े जा रहे हो, पता ही लग रहा। रक्तदाब तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? तो तुम्हारा थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ाता है, याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन ये चीजें बढ़ाता है। बीपी हार्ट बीट रेट बढ़ाने का काम कौन करता है? तो याद रख लेना, ये तुम्हारा हार्मोन है जिसका नाम है, जिसका नाम है थायरोक्सिन, ये बढ़ाता है। और क्या करता है? तो आधारीय उपापचय दर, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, तुम्हारे लेवल से ऊपर की बात लिख रहा हूं थोड़ी सी। आधारीय उपापचय, उपापचय, उपापचय दर मतलब HBR नहीं, HBR PMR, बेसिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अभी आ रहा हूं सुबोध, वहीं भी आऊंगा कि पहाड़ी लोगों को क्यों आऊंगा मैं भी। चलो तुम्हारा कमेंट आया, मुझे अच्छा लगा, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं फर्स्ट ग्रेड वाले। मैंने कहा कि जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताया करो, ताकि मास्टर को लगे कि पढ़ाया जा रहा है, लोगों को समझ में भी आ रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो मुझे बताना। चलिए, आधारीय उपापचय दर मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो भी तुम खाते हो उसको पचाने के बाद शरीर में उसका काम आना, जो भी भोजन तुमने खाया उसका पाचन होता है, वो शरीर में काम आता है। इसी घटना का नाम है, इसी घटना का नाम है उपापचय दर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जो भी तुम खा लेते हो वो कैसे तुम पचा लेते हो, वो शरीर में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसी को कहते हैं उपापचय दर। अगर ये उपापचय क्रिया तुम्हारे शरीर की सही है तो तुम्हारे शरीर में रोग नाम की कोई चीज नहीं होगी। आता है बिल्कुल, किरण आपको आता है, गुरशरण गुर साहिब ये आप लाइव हो। चलिए, पहाड़ी लोगों वाली बात मैं भी बताऊंगा। आधारीय उपापचय दर को बढ़ाता है, जो भी तुमने खाया वो बढ़ाता है, पचाया शरीर में लगाया, ये काम भी तुम्हारा यही हार्मोन करता है थायरोक्सिन। जो भी खाया उसको पचाया शरीर में लगाया, इस घटना का नाम होता है आधारीय उपापचय दर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और ये काम करवाने का काम करता है तुम्हारा ये हार्मोन थायरोक्सिन। अब तुम देख लो कि कितना आवश्यक है। बच्चे का मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास करने वाला हार्मोन कौन सा है तुम्हारा? यही हार्मोन है, कौन सा? आपका थायरोक्सिन हार्मोन। और क्या करता है? एक अलग बात लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ऊर्जा उत्पन्न करवाता है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हार्मोन है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हार्मोन, करने वाला हार्मोन, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हार्मोन मतलब समझना, कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है तुम्हारे हरियाणा टेट में, कैलोरीजेनिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन?
तुम्हारा याद रखिएगा ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा यही वो हार्मोन है जो ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य, मतलब समझना इसका, ये ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा तो ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचेगा, कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुंचेगा तो ऊर्जा जनरेट होगी ज्यादा मात्रा में। बिल्कुल करवाएंगे किरण, आपको करवा देंगे। चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आज तो लग रहा है कि कुछ लोग आए हुए हैं। चलिए तो याद रखना ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है, कैलोरीजेनिक हार्मोन कौन सा है, तो याद रखना वो तुम्हारा यही हार्मोन है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो आप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। सीधा प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा हार्मोन कैलोरीजेनिक हार्मोन होता है, तो ये तुम्हारा हार्मोन होता है, याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन। एक और बात नोट में डाल के लिख रहा हूं, मेंढक के टेडपोल लार्वा में, मेंढक के टेडपोल लार्वा में, ये रीड में आया हुआ प्रश्न है, रीड में टेडपोल लार्वा में 10वीं कक्षा की पुरानी किताबों में लिखा पड़ा है, टेडपोल लार्वा में कायांतरण को प्रेरित करता है, कायांतरण मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस है थोड़ा छोटा कर देता हूं, सिस आ जाएगा, ये मेटामॉर्फोसिस कायांतरण को प्रेरित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना, प्रेरित करता है। मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण को प्रेरित का मतलब समझना, जो मादा मेंढक होती है, मादा मेंढक होती है भाई, मादा मेंढक कभी जीवन में देखिए तो बताना, मादा मेंढक जो होती है वो अंडे देती है, अंडों से निकलता है लार्वा, याद रखना अंडों से डायरेक्ट वयस्क नहीं बनता है, अंडों से अन्य जीवों में अगर हम बात करें तो अंडों से वयस्क बनते हैं, लेकिन मेंढक की कहानी अलग है। मेंढक में अंडों से निकलता है लार्वा, तो बीच की स्टेज आती है लार्वा स्टेज, उसी लार्वा का नाम होता है टेडपोल। मेंढक के लार्वा का नाम होता है टेडपोल। अभी लार्वा अंडों से लार्वा निकल, लार्वा पानी में रहता है, और ये लार्वा जब पानी में रहता है तो पानी से आयोडीन खाता है, और आयोडीन खाता है तो ये बनाता है थायरोक्सिन हार्मोन, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन बना रहा है, याद रखना। तो इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से लार्वा वयस्क मेंढक में बदल जाता है, वयस्क मेंढक में बदल जाता है, और इसी घटना का नाम होता है कायांतरण। इसी घटना का नाम होता है काया का अंतरण हो जाना। काया का अंतरण मतलब शरीर लार्वा स्टेज से बदल जाता है वयस्क मेंढक में, लार्वा से बदल जाता है वयस्क में, इस घटना का नाम होता है काया का अंतरण होना, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब सपोज करो अगर उस पानी में आयोडीन नहीं है तो कभी भी कौन सा हार्मोन नहीं बन पाएगा, थायरोक्सिन। अगर ये हार्मोन नहीं बन पाया भाई तो ये लार्वा क्या कभी वैसे में बदल पाएगा, कभी नहीं बदल पाएगा, या हमेशा किस अवस्था में रहेगा, लार्वा अवस्था में बना रहेगा। तो अगर आपसे पूछे कौन सा आयन मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण को प्रेरित करेगा, तो याद रखना वो तुम्हारा हार्मोन होगा थायरोक्सिन। और अगर आपसे पूछे कौन सा हार्मोन या कौन सा आयन होगा तो आयोडीन होगा, हार्मोन पूछे तो थायरोक्सिन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि लाइन तुम्हें समझ में आई होगी। मादा मेंढक पानी के स्रोत के पास अंडे दिए, अंडों से लार्वा निकला, लार्वा पानी में गया, आयोडीन खाया, थायरोक्सिन बनाया, वयस्क में बदलेगा। अगर पानी में आयोडीन नहीं है, ये नहीं बनेगा, तो हमेशा लार्वा अवस्था में बना रहेगा और कभी भी वयस्क नहीं बन पाएगा, तो काया का अंतरण नहीं हो पाएगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा। तो चलिए तो ये कहानी आपको याद रखनी है। तो मेंढक के टेडपोल लार्वा में कायांतरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन तुम्हारा कौन सा होता है, ये वाला हार्मोन तुम्हारा थायरोक्सिन होता है। अब कहानी आती है कि हार्मोन के डिसऑर्डर होने से क्या होता है, हार्मोन के कम या अधिकता से क्या हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कमी से रोग की, कमी से रोग। तो ध्यान सुनना, कमी से रोग, पहला रोग पढ़ा रहा हूं। गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान इस हार्मोन की कमी से, 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 गर्भावस्था के दौरान इस हार्मोन की कमी से बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है, जिससे बच्चा बोना व मंदबुद्धि रह जाता है, बोना व मंदबुद्धि रह जाता है, मंदबुद्धि रह जाता है। ऐसे मंदबुद्धि बोनों को, ऐसे मंदबुद्धि बोनों को, मंदबुद्धि बोनों को क्रिटिन मतलब अवटू मानव, क्रिटिन अवटू मानव तथा तथा इस रोग को, इस रोग को अवटू मानवता कहते हैं, इस रोग को अवटू मानवता, अवटू मानवता या क्रिटिनिज्म कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिनिज्म कहते हैं। अब मेरी बात को सुनना तुम थोड़ा सा, अगर रेगुलर क्लास लगा रहे तो सुनना, रेगुलर क्लास लगा रहे तो सुनना। अगर कोई महिला गर्भावस्था के दौरान अगर आयोडीन नहीं खा रही है, गर्भावस्था के दौरान अगर आयोडीन नहीं खा रही है, तो भैया थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना तो वृद्धि हार्मोन भी एक्टिव नहीं हो पाएगा सही तरीके से। इस वजह से बच्चा क्या रह जाएगा, बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होगा और बच्चे का मानसिक विकास भी नहीं होगा, क्योंकि यही वो आयन है या यही वो हार्मोन है जो मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास करता है और शारीरिक विकास करने में भी सहायक होता है। तो इस वजह से वृद्धि हार्मोन भी काम नहीं करेगा तो शारीरिक विकास भी नहीं होगा बच्चों का, तो बच्चा शारीरिक विकास में, तो बच्चा पूरा रह जाएगा, और इसका मानसिक विकास भी नहीं होगा तो बच्चा मंदबुद्धि रह जाएगा, और ऐसे मंदबुद्धि दोनों को हम क्रिटिन कहते हैं। याद रखना, क्रिटिन या अवटू मानव कहते हैं, इस रोग को अवटू मानवता या क्रिटिनिज्म कहते हैं। याद करो मैंने आप लोगों को बताया था वृद्धि हार्मोन में, वृद्धि हार्मोन की कमी से तो बोले रहते थे, वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होते थे, फिल्मों में नाटकों में काम करते थे, सर्कस में काम करते थे, ऐसे लोगों ने इमीडिएट बोला था। लेकिन अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चा बोलने के साथ साथ मानसिक रूप से भी मंदबुद्धि हो जाता है, और ऐसे मंदबुद्धि बोने कहीं पर भी कोई काम नहीं कर पा रहे होते हैं, और ऐसे मंदबुद्धि बोनों को हम कहते हैं आपका क्रिटिनिज्म या अवटू मानवता, इस रोग को कहेंगे, और ऐसे बच्चों को कहेंगे क्रिटिन अवटू मानव। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें समझ में आया होगा। इस पर एक ऐड भी आती थी टीवी पर, रेडियो पर, आप लोगों ने कभी जीवन में सुनी हो कि शीला ने आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया तो बच्चा मंदबुद्धि पैदा हुआ, और सुखिया ने अपनी वाइफ को आयोडीन युक्त नमक नहीं खिलाया तो बच्चा मंदबुद्धि हुआ, क्योंकि सुखिया अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता था, इसलिए उसने आयोडीन नहीं खिलाया तो बच्चा मंदबुद्धि हो गया, और शीला ने आयोडीन नहीं खाया तो बच्चा मंदबुद्धि हो गया। और जब तुम लोग ये सुनते होंगे तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कैसा कैसे हो रहा होगा। इसलिए होता है कि आयोडीन खाने से ही थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, और थायरोक्सिन हार्मोन अगर बनता है तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, क्योंकि वृद्धि हार्मोन के साथ मिलकर काम करेगा तो शारीरिक विकास करेगा और मानसिक विकास करेगा। तो याद रखना ये कहानी है, ये कहानी है कि शारीरिक विकास इस प्रकार और मानसिक विकास इस प्रकार होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया आयोडीन युक्त नमक, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन खाओगे तो बच्चे का मानसिक विकास होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। अगली बात, पहला कमी से रोग, पहला रोग पढ़ लिया हमने, इसमें तुम्हारा आपका रोग पढ़ लिया हमने क्रिटिनिज्म वाला। अच्छा दूसरा रोग होता है घेंगा, घेंगा या इसे कहते हैं गलगंठ, ये बहुत बार आता है गलगंठ, या इसे कहते हैं कोइटर, इसी को कहा जाता है कोइटर, गलगंठ, घेंगा या कोइटर रोग। तो घेंगा, गलगंठ या कोइटर रोग क्या होता है, भोजन में आयोडीन की कमी से, भोजन में आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से, भोजन में आयोडीन की कमी से, एक क्या आ गया भाई, कमी से, भोजन में आयोडीन की कमी से। स्थानीय रोग है,
स्थानीय रोग है, महामारी के रूप में नहीं पाया जाता, महामारी के रूप में नहीं पाया जाता, पाया जाता। इस रोग में, स्थानीय रोग का मतलब समझना, स्थानीय, स्थानीय मतलब पहाड़ी क्षेत्रों का रोग है, महामारी के रूप में नहीं पाया जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि गले में अत्यधिक फूल जाती है, अत्यधिक फूल जाती है भाई, अत्यधिक फूल जाती है, उसी को गलगंड, घेंगा या गोइटर कहते हैं। स्थानीय रोग याद रखना। हाँ, जनवरी में हो जाएगा भाई, जनवरी क्या, मैं तो मुझे लगता है ये तो अब क्या रहेगा, आपका बायोलॉजी होने के बाद आपका एनवायरमेंट का पोर्शन बचता है, थोड़ा बहुत हो जाएगा बिल्कुल। तो याद रखिएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है ये, कब हो जाएगा जनवरी में। अब देखो, तो पहाड़ी लोगों को ही क्यों, ध्यान से सुनना, पहाड़ी लोगों को इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर जो भूमि होती है, जहां थोड़ी बहुत खेती वेती होती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो ये आयोडीन पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है। तो जब पहाड़ों पर बारिश होती होगी तो वहां का जो आयोडीन होता है वो पानी में घुलकर नदियों के द्वारा, पानी में घुलकर नदियों से होता है समुद्रों में पहुंच जाता है। तो पहाड़ी भूमि में आयोडीन की कमी होती है, और अगर आयोडीन की कमी होती है वहां पर भोजन में आयोडीन की कमी मिलेगी। अगर पहाड़ी भूमि में आयोडीन की कमी तो फसलों में आयोडीन नहीं होगा, और वो फसलों में जब सब्जियों को या अनाज को तुम लोग खाते होंगे, पहाड़ी लोग खाते होंगे, तो उनके भोजन में आयोडीन नहीं जाएगा, और आयोडीन नहीं जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो थायराइड ग्रंथि गले में फूल जाएगी, उसको हम कहेंगे गलगंड या घेंगा रोग कह देंगे। इसलिए मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी भूमि में आयोडीन पाया जाता है, और वो जो फसलें यानी सब्जियां या अनाज या दालें वाले खाते होंगे तो उन्हें आयोडीन मिल जाता है, क्योंकि तुम्हें एक दिन में जो आयोडीन चाहिए होता है सुई की नोक के बराबर, बड़ा बढ़ गया यार, सुई की नोक के बराबर आयोडीन की आवश्यकता होती है पर डे, और इतना आयोडीन हमें दाल से, सब्जियों से, अनाजों से मिल जाता होगा। लेकिन पहाड़ी लोगों की भूमि में क्या होता है कि वहां पर जब बारिश होती है तो वो पानी जब पहाड़ों से नीचे आता होगा, नदियों से होता हुआ समुद्र में जाता होगा, तो वहां का जो आयोडीन, उस भूमि का जो आयोडीन होगा वो पानी में घुलकर समुद्र में चला जाता है नदियों के द्वारा, और वहां की भूमि में क्या मिल जाता है, आयोडीन की कमी, और इसीलिए लाया गया आयोडीन युक्त नमक। तो दो लोगों के लिए आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता होती है, एक तो पहाड़ी लोगों के लिए, दूसरा गर्भवती महिलाओं के लिए। तो अब मैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये गलगंड या घेंगा ये पहाड़ी क्षेत्रों का लोग, कुछ मैदानी इलाकों में बहुत कम लोगों को क्यों होता है, तो इसका कारण ये होता है। उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को समझ में आया होगा कि पहाड़ी लोगों को क्यों हो रहा होगा। इसीलिए हम मैदानी लोगों को कभी भी आयोडीन युक्त नमक खाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम जो भूमि से सब्जियां खा रहे होते हैं या फल वल खा रहे होते हैं या तुम्हारे जो दाल खा रहे होते हैं उनमें हमें आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। यही कारण है कि अगर आयोडीन की अधिकता होती है वो भी तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाती है। अगर हम पर डे आयोडीन नमक ज्यादा खाएंगे, नमक में आयोडीन खा रहे हैं और सब्जियों में भी आयोडीन खा रहे हैं, तो इस वजह से कई बार आयोडीन की अधिकता होने की वजह से थायराइड के कैंसर जैसे रोग होने लग जाते हैं। और यही कारण है कि विश्व के बहुत से देशों ने आयोडीन युक्त नमक पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखना ये बात, आयोडीन युक्त नमक पर प्रतिबंध लगाने का काम इसीलिए हुआ क्योंकि ज्यादा आयोडीन तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए केवल आयोडीन गर्भवती महिलाओं के लिए और याद रखिएगा पहाड़ी लोगों के लिए। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए हर कंपनी अपनी एड में आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन नमक लेकर इसको प्रमोट कर रही है और वो पैसे कमा रही है। लेकिन हमें आयोडीन नमक की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग मैदानी इलाकों में या समुद्री इलाकों के आसपास रहते हैं, क्योंकि समुद्री इलाकों के पास रहते हैं वो सी फूड खाते हैं, समुद्री भोजन खाते हैं, और समुद्री भोजन में जी भर आयोडीन होता है, ये याद होना। तो स्थानीय रोग घेंगा या गलगंड घेंगा रोग इसमें होता है। एक छोटे रोग की और बात करता हूं मैं, इसे मैं कहता हूं आपका इसको एक रोग है जिसमें थायराइड ग्रंथि होती है। लोगों को, जिन लोगों को, ध्यान सुनना, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन उतना नहीं बन पा रहा जितना बनना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर से थायरोक्सिन की टैबलेट्स खाते हैं। और जो थायरोक्सिन होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन, अमीनो एसिड्स का बना होता है, और इस वजह से ये कई बार जो टैबलेट थायरोक्सिन वाली होती है ये एंटीजन का काम करती है और इसके प्रति शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। क्योंकि जब भी कोई चीज एंटीजन का काम करेगी तो बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगी और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से रिएक्ट करेगी। इस वजह से पूरी पूरी थायराइड ग्रंथि का क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और इस रोग को कहते हैं हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो का रोग, हाशीमोटो का रोग याद रखना। तो कभी 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 दवाएं एंटीजन का रूप ले लेती है, एंटीजन का रूप धारण कर लेती है, एंटीजन का रूप धारण कर लेती है, जिससे शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं, जिससे शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं, भाई, एंटीबॉडी बन जाते हैं, एंटीबॉडी बन जाते हैं जो पूरी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देते हैं, पूरी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस रोग को हाशीमोटो का रोग कहते हैं। इस रोग को हाशीमोटो का रोग कहते हैं, हाशीमोटो का रोग कहते हैं। तथा थायराइड ग्रंथि को स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि कहते हैं। तथा थायराइड ग्रंथि को स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि कहते हैं, स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा भाई थायरोक्सिन वाले हार्मोन की इतनी बातें पढ़ें, इतनी बातें तुम्हारे पेपर में इतनी बातों से आ जाएगा, याद रखना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया पुष्पा, नरेश, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बातें होती है। तो इतनी बातें करनी है, गलगंड घेंगा रोग वाली बात करनी है, आउटू मानवता वाली बात करनी है, और हाशीमोटो के रोग की बात करनी है। हाशीमोटो में क्या होता है, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो वहां से दवाई लेते हैं, दवाई एंटीजन का रूप ले लेती है तो शरीर एंटीबॉडी बनाता है, पूरी थायराइड ग्रंथि को चित मार देता है, याद रखना। और इसी को कहते हैं हाशीमोटो का रोग, या इस ग्रंथि को कहते हैं स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि। बस तीन बातों पर आपको चर्चा करनी, जहां से पसंद आते हैं। अधिकता से पसंद नहीं आता है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। एक आधा रोग होता है कमी से, वो भी आपके लेवल में नहीं आएगा, इस वजह से इस ग्रंथि पर इतनी ही बातें करेंगे। तो याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन बीपी बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, आधारियों पाचन क्रियाओं की दर को बढ़ा देता है, मेंडिकेटेड पोलर में कायांतर को प्रेरित करता है, याद रखना। ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हार्मोन है, कैलोरीजेनिक हार्मोन कहलाता है। इतनी बातें तुम्हें आप लोगों को आनी चाहिए थायराइड के लिए। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन था भाई, T3 और T4 रूप में रहता है। पसंद आता है कि किस रूप में संग्रहित रहता है, तो T4 के रूप में रहता है, और किस रूप में एक्टिव होता है, काम किस रूप में करता है, तो T3 के रूप में करता है। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अधिकता वाला रोग नहीं आएगा, एक आधा रोग वो भी नहीं आएगा, ये मास्टर पर भरोसा रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, दूसरे हार्मोन की बात करते हैं। और इसका जो दूसरा हार्मोन होता है, इसका जो दूसरा हार्मोन होता है उसका नाम होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, तो दूसरा हार्मोन है तुम्हारा कैल्सिटोनिन। ये पेन सही नहीं लगेगा, कैल्सिटोनिन। एक लाइन में इस हार्मोन के लिए याद रखना है, दूसरा हार्मोन, यह हार्मोन रक्त में
कैल्शियम आयनों की मात्रा को कम करता है, कैल्शियम आयनों की मात्रा को कम करता है, ये मात्रा को कम करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम आयनों की मात्रा को कम करेगा, तो याद रखिएगा एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो कैल्सिटोनिन है। तो थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकल रहे हैं, पहला हार्मोन तुम्हारा थायरोक्सिन पर विस्तृत चर्चा कर लिया, दूसरा हार्मोन के लिए एक लाइन में याद रखना है कैल्सिटोनिन। प्रश्न आता है कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो थायरोक्सिन ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये काम क्या करता है याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल इसी समय क्लास का टाइम मेरे पास नहीं होता, ये जो क्लास आपकी मैनेजमेंट होते हैं यही ऊपर नीचे करते हैं, इनको पता है। दूसरी बात सुनना, कैल्सिटोनिन ये रक्त में कैल्शियम का लेवल कम करता है, रक्त में कैल्शियम का लेवल कम करने वाला हार्मोन कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के स्तर को कम करेगा। दो बातें आपको, ये दो हार्मोन हमने पढ़ लिए जो तुम्हारा थायराइड ग्रंथि थी। तीसरी जो ग्रंथि हम पढ़ा रहा हूं, तीसरी ग्रंथि होगी थायराइड, चौथी जो ग्रंथि है, चौथी जो ग्रंथि है वो है तुम्हारी पैराथायराइड ग्रंथि। एक लाइन में नोट डालते हुए लिख देता हूं, सुनो आराम से बात को। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, ईयू के पेपर में आया था प्रश्न, ईयू के पेपर में जनरल साइंस आप जैसा पेपर होता है, ईयू का पेपर आपसे थोड़ा हल्का सा आपके लेवल का पेपर होता है, याद रखना। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन टीएसएच, आयरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक टिपिकल शब्द है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन टीएसएच थायराइड ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करता है, थायराइड ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करता है, ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण करता है, कार्यों पर नियंत्रण, कार्यों पर नियंत्रण करता है, याद रखना। यही वो हार्मोन है टीएसएच। पूछा गया था कि थायराइड ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण कौन करता है, याद रखना। तो याद रखना ये टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि के कार्यों पर, मतलब थायराइड ग्रंथि को कब हार्मोन को रिलीज करना है और कब हार्मोन को बंद कर देना है, कब हार्मोन का लेवल बढ़ाना है, कब हार्मोन का लेवल कम करना है, ये बात बताएगी पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन टीएसएच, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा जो ये थायराइड ग्रंथि को संदेश देगा कि हार्मोन को निकाल, हार्मोन को बंद कर दे। तो याद रखिएगा ये कहानी होती है। तो ये आपकी थायराइड ग्रंथि है। इसके बाद तुम्हारी चौथी जो ग्रंथि है वो पैराथायराइड ग्रंथि है। 4 नंबर वाली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि जिसको परा आउटू ग्रंथि कहते हैं, परा आउटू ग्रंथि। अच्छा, स्थिति कहां होती है, इसकी जो स्थिति होती है वो गले में, गले में थायराइड ग्रंथि के अंदर, थायराइड ग्रंथि के अंदर, थायराइड ग्रंथि के अंदर। तो स्थिति पूछे तो कहां होगा भाई, गले में होती है थायराइड, थायराइड के अंदर पाई जाती है पैराथायराइड और संख्या में 4 होती है, पैराथायराइड और संख्या में 4 होती है, याद रखिएगा। अच्छा, स्थिति गले में थायराइड ग्रंथि के अंदर होती है। तो हार्मोन निकलता है, स्रावित हार्मोन कौन सा होता है, तो पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन को हम कहते हैं कोलिप का हार्मोन, पीटीएच, पैराथार्मोन, ये लो पीटीएच, इसी को कहा जाता है कोलिप का हार्मोन, कोलिप का हार्मोन, कोलिप का हार्मोन। कौन से हार्मोन को कोलिप का हार्मोन कहते हैं, तो पैराथार्मोन को कहते हैं, याद रखिएगा। पैराथार्मोन को हम कोलिप का हार्मोन कहते हैं और पैराथार्मोन को ही हम पीटीएच हार्मोन कहते हैं, पैराथार्मोन पीटीएच हार्मोन होगा। ग्रंथि स्थिति गले में थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाती है और जो हार्मोन निकल रहा है वो पैराथार्मोन निकल रहा है। क्या काम करता है, याद रखिएगा। कार्य क्या है, तो ये कार्य करता है रक्त में कैल्शियम आयनों की मात्रा को बढ़ाता है, कैल्शियम आयनों की मात्रा को बढ़ाता है, वो बढ़ाता है। तो कौन सा कैल्शियम को बढ़ाता है, तो ध्यान रखना पीटीएच हार्मोन। पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम का लेवल अप कर देगा, तो दूसरा जो हार्मोन तुम्हारा होता है कैल्सिटोनिन वो वापस कम करेगा। ज्यादा बढ़ गया है तो कम करवा देगा, ज्यादा कम हो गया तो बढ़ा देगा। यानी लेवल में बनाए रखने का काम दो हार्मोन करेंगे, पहला आपका कैल्सिटोनिन और दूसरा आपका पैराथार्मोन। अब ये कैल्शियम काम क्या करता है, ये कैल्शियम क्या, इतनी बातें कैल्शियम की क्यों हो रही है, तो कैल्शियम का कार्य क्या होता है, देखो इधर इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम के कार्य क्या होते हैं, कैल्शियम का कार्य होता है हड्डी व दांतों को मजबूत करना, हड्डी व दांतों को मजबूत करना, पहला कार्य इंपॉर्टेंट, हड्डी व दांतों को मजबूत करना, को मजबूत करना। और दूसरा इसका जो कार्य होता है, दूसरा जो कार्य होता है मांसपेशियों में संकुचन करवाना, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। मांसपेशियों में संकुचन, मांसपेशियों में संकुचन, मेरी बात को समझना, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, संकुचन करवाना, ये काम होता है कैल्शियम का, ये काम होता है कैल्शियम का भाई। मांसपेशियों में संकुचन करवाता, समझ रहा, ये तो संकुचन कर रहा, हाथ को मोड़ पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं बैठ पाता हूं, मैं पैरों को मोड़ लेता हूं, मैं चीजों को पकड़ लेता हूं, मैं लिख पा रहा हूं, पेन को पकड़ पा रहा हूं, मैं लिख पा रहा हूं, ये सारा खेल होता है पेशियों में संकुचन के कारण। और पेशियों में संकुचन करवाने का काम होता है तुम्हारा इसी कैल्शियम आयन का, और इस कैल्शियम आयन का लेवल बनाए रखने का काम इसी पैराथार्मोन का होता है। ठीक है, तो दूसरा हार्मोन कम कर देगा भाई और ये आप करता है, तो इस वजह से तुम्हारी मांसपेशियों में संकुचन हो पाता है, चल पाते हैं, चीजों को पकड़ पाते हैं, उठा पाते हैं, तोड़ पाते हैं, पैरों को मोड़ पाते हैं, ये सारा देखो ये हाथ में जो है पेन इसलिए पकड़ा गया है, मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि मेरे जबड़ों की मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है। अगर ये कैल्शियम आयन का लेवल कम हो जाए, अगर भाई कैल्शियम आयन का लेवल कम हो जाए तो मांसपेशियों में संकुचन करके मांसपेशियां जकड़ जाएंगी आपकी, और इस रोग को बोलेंगे टिटेनी रोग। मांसपेशियों में जकड़न हो जाएगी, याद रखिएगा, अकड़ जाएगी मांसपेशियां, ऐसे टाइट हो जाएगी मांसपेशियां, संकुचन नहीं रह पाएगा, टाइट हो जाएगी मांसपेशियां, और इस रोग को टिटेनी रोग कहेंगे। तो क्या होता है, देखो कैल्शियम के दो कार्य आपको याद रखने, तो हार्मोन की कमी से रोग कौन सा हो जाए, कमी से रोग, कमी से रोग टिटेनी रोग, याद कर लेना टिटेनी, टिटेनी रोग होता है। इस रोग में मांसपेशियां जकड़ जाती है, इस रोग में मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, मांसपेशियों में जकड़न या अकड़ जाती है, मांसपेशियां जकड़ जाती है, जकड़ जाती है, यानी लंबे समय तक जकड़न हो जाती है मांसपेशी। इस रोग में मांसपेशियों में लंबे समय तक जकड़न हो जाती है, जकड़न हो जाती है, लंबे समय तक जकड़न हो जाती है। तो याद रखना टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से हो रहा है, तो याद रखना पैराथार्मोन की कमी से होगा भाई। इस हार्मोन की अगर कमी होगी, इस हार्मोन की अगर कमी होगी तो याद रखना तुम्हारे शरीर के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, जिससे मांसपेशियों को प्रचुर मात्रा में कैल्शियम ना मिलने से वो मांसपेशियां अकड़ जाएंगी और इस रोग को टिटेनी रोग कहते हैं। हड्डियों में आवाज किस कारण आती है, हड्डियों में आवाज कई बार जब गैस, कई बार गैस हल्की होती है तो वो गैस बनने के कारण हड्डियों में आवाज आ रही होती है, और कोई बड़ी बात नहीं होती है हड्डियों में, याद रखिएगा। अगर हड्डियों में कहीं दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में ज्यादा दर्द होता है या मांसपेशियां जकड़ती है, कई बार पैरों में कुकड़ी बन जाती है या मांसपेशियों में भयंकर वाला दर्द रहता है, हड्डियों में फ्रैक्चर हो रहा है, तब दिक्कत आती है और इस समय डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मल चलते हुए अगर पैरों में हो रहा है तो इसमें कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं होती है, जकड़न हो जाती है, टिटेनी रोग होता है। तो ये अधिकता से क्या होगा, अधिकता से रोग, ध्यान से सुनना, अधिकता से रोग क्या होता है, अधिकता से रोग क्या होता है, सुनिए आराम से बात।
ये हार्मोन करता क्या है? ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो ये रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। अगर इस हार्मोन की अधिकता है तो रक्त में कैल्शियम का लेवल को बढ़ाएगा। अब ये कैल्शियम लाएगा कहां से? ये बाहर जाकर कैल्शियम लाने से आई तो ये शरीर में से कैल्शियम को रक्त में डालेगा। हार्मोन का क्या है? रक्त में कैल्शियम का लेवल अप करता है, तो ये हड्डियों में जाएगा और हड्डियों से कैल्शियम को पकड़ पकड़ रक्त में डाल देगा। हड्डियों से कैल्शियम को पकड़ पकड़ रक्त में डालेगा, जैसे हड्डियों में जगह छिद्र हो जाएंगे और इस रोग को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। याद रखना। पैर सो जाते हैं, कंचन शेखावत, पैर सोने का मतलब होता है कि जब आप लोग कई बार ऐसे बैठे रहते हैं तो वहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, और जब पैरों के अंदर ब्लड की सप्लाई सही तरीके से नहीं होगी तो वहां की कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वहां पर सुन्न हो जाती चीजें। याद रखना ये कारण है। तो जैसे आप पैर को सीधा करते हैं ब्लड की सप्लाई सही हो जाती है, पैरों की सप्लाई में पैरों के ब्लड की सप्लाई सही हो जाती है, कोशिकाओं को ग्लूकोज मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, एनर्जी आ जाती है, पैर सेट हो जाता है। बस ये है और कोई कारण नहीं होता है। तो जब हम पैर को जोर से मोड़ लेते हैं तो इस वाले भाग की जो ब्लड वेसल्स या ब्लड की जो रक्तवाहिनी होती है वो दब जाती है, जिससे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और इस वजह से पैर सो जाते हैं। सोने का मतलब होता है सुन्न हो जाते हैं, और जैसे पैर सीधा होता है वापस ब्लड की सप्लाई हो जाती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और वो जो सूनापन वो सेट हो जाता है। या कई बार अगर इस हाथ या पैर की तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती है, तंत्रिकाओं में दिक्कत आती है, तो फिर दर्द भी होता है, सुन्न भी रहता है पैर। तो अगर पैर में दर्द और सुन्न दोनों है तो फिर तंत्रिकाओं वाले दिखते हैं, इसके लिए डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, और कोई कारण नहीं है। अधिकता से क्या हुआ? तो अधिकता से क्या हुआ? तो ओस्टियोपोरोसिस। इस हार्मोन की अधिकता से, ध्यान सुनना, इस हार्मोन की अधिकता से इस हार्मोन की अधिकता से हड्डियों से कैल्शियम अलग होकर रक्त में आ जाता है, जिससे हड्डियां छिद्रित हो जाती हैं, इस रोग को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ओस्टियो शब्द जहां पर भी आए इसका मतलब होता है हड्डियां, और ये पोर शब्द जहां पर भी दिखे इसका मतलब होता है छिद्र होना। देखो हड्डियां, ध्यान सुनो मेरी बात, ओस्टियो शब्द जहां पर भी आए हड्डियां होती है, ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन हो गया, ओस्टियोलॉजिस्ट हड्डियों का डॉक्टर हो गया। और अगर पोर शब्द जहां पर दिखे इसका मतलब छिद्र, तो हड्डियों में जगह जगह छिद्र हो रहे हैं तो बार-बार छिद्र होना पोरोसिस हो जाता है। तो बार-बार छिद्र होना पोरोसिस हो जाता है, इस रोग को हमने कह दिया ओस्टियोपोरोसिस। तो इसका मतलब सीधा सा हाथ अगर नीचे आ गया, तो हाथ पे जब सोते हो कंचन, तो आप जब सोती है तो हाथ जब नीचे आ जाता है तो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, उस भाग में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो सूना बनाता है, और जैसे ही हाथ को फ्री करते हो तो ब्लड की सप्लाई होने की वजह से वापस ग्लूकोज जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया होगी और एनर्जी जनरेट हो जाएगी, तो हाथ सही तरीके से काम करने लगेगा, और कोई कारण नहीं होता है। अगर दर्द के साथ सोनेपन के साथ दर्द हो रहा है, नॉर्मल खड़े हो और इस वजह से सूनापन आ रहा है और दर्द हो रहा है, तब तंत्रिकाओं वाला झमेला होता है, तो हमें डॉक्टर से मिलना ही होगा। अगर सोते वक्त नॉर्मल अगर सूनापन आ रहा है और जैसे ही रिलैक्स होते हैं तो वापस सही हो जाता है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, केवल ब्लड की सप्लाई वहां नहीं हो रही है। तो इस रोग को ओस्टियोपोरोसिस कहा, टिटेनी रोग और ओस्टियोपोरोसिस। तो याद रखना, कमी की वजह से कैल्शियम का लेवल रक्त में कम हो जाएगा, मांसपेशियों को कैल्शियम नहीं मिलने से मांसपेशियों में लंबे समय तक चक्कर आ जाती है, और इस रोग को हम कहते हैं टिटेनी रोग। और अगर अधिकता होती है इस हार्मोन की तो ये हड्डियों से कैल्शियम को पकड़ कर रक्त में डलवा देगा, क्योंकि ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, और इस रोग को हम कहते हैं, याद रखना, ओस्टियोपोरोसिस। हड्डियों से कैल्शियम का अलग होना, जिसे हड्डियों में जगह छिद्र हो जाना, ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है। अगली बात, एक प्रश्न आता है यहां से, एक प्रश्न बहुत बार होता है, क्या होगा यदि पैराथायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए, पैराथायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए, पैराथायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, क्या होगा यदि पैराथायराइड को निकाल दिया जाए? तो देखो भाई, ये पैराथायराइड ग्रंथि करती क्या है? रक्त में कैल्शियम का लेवल, जिससे मांसपेशियों से तरीके से काम करती है, और आपका हृदय भी तो मांसपेशियों का बना हुआ है, हमारा हृदय भी तो मांसपेशियों का बना हुआ है, और अगर वहां पर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो हृदय की मांसपेशियों में जकड़न आ जाएगी, और अगर हृदय की मांसपेशियों में जकड़न आ गई व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाएगी। यार ये कारण है, तो उत्तर होगा तुरंत मौत हो जाएगी, व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाएगी, व्यक्ति की तुरंत मौत। कारण बता दिया है, क्योंकि हृदय भी मांसपेशियों का बना होगा, और अगर उन हृदय की मांसपेशियों में जकड़न हो गई, मांसपेशियों संकुचन, हृदय की मांसपेशियों में आजीवन संकुचन होता है, ऐसे 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 संकुचन होता है, फैल जाती है, संकुचन फैलना ऐसे। तो अगर तुम्हारी पैराथायराइड ग्रंथि निकाल दी तो कैल्शियम का लेवल तो खत्म ब्लड में से, और इस वजह से तो हृदय की मांसपेशियों को जकड़ देंगी, और हृदय की मांसपेशियों जकड़ गई तो व्यक्ति की तुरंत मौत। तो याद रखना, क्या होगा यदि पैराथायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाएगी, याद रखिएगा। तो प्रश्न आता है, क्या होगा यदि पैराथायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाएगी? तो याद रखिएगा, पैराथार्मोन का विरोधी हार्मोन कौन होगा? पैराथार्मोन का विरोधी हार्मोन, तो इसका जो विरोधी हार्मोन होता है वो आपका होता है कैल्सिटोनिन, क्योंकि कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम का लेवल कम करता है और पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। तो हमने 4 ग्रंथियों पर चर्चा कर ली भाई। पहला पीयूष ग्रंथि हमने पढ़ ली है, दूसरी पीनियल ग्रंथि हमने पढ़ ली है, तीसरी थायराइड ग्रंथि हमने पढ़ ली है, और चौथी हमने पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ ली है। हमने बात की थायराइड ग्रंथि पर, गले में होती है, तितली क्या करती है, एच आकृति की होती है, वजन 25 से 30 ग्राम के आसपास होता है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि जीवन को चलाने वाली ग्रंथि, कारण सुनना, हार्ट बीट रेट बढ़ाया जाता है थायराइड हार्मोन के कारण, बीपी को मेंटेन करता है, आधारी उपापचय क्रियाओं की दर को तैयार करता है, सेट करता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है, इसलिए। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा, ये जो तुम्हारा हार्मोन होता है पैराथार्मोन, इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी तो कहते हैं, इसीलिए इस ग्रंथि को जीवन को चलाने वाली ग्रंथि या टेम्पो ऑफ लाइफ कहा जाता है। स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि होती है, दो हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन तब बनेगा जब भोजन में आयोडीन होगा, भोजन में आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो याद रखिएगा, राम राम भाई राम राम, बहुत लेट आए गोगाराम, आप थोड़ा टाइम से आया करो, जब क्लास खत्म होने वाली होती है तब राम राम करते हो, तुम्हें आदत हो गई, गंदी आदतों में गिरे हुए तुम लोग, जल्दी आया करो क्लास में। चलिए, तो याद रखिएगा, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन, अगर आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो थायराइड ग्रंथि गले में फूल जाएगी, याद रखिएगा। इसको कहेंगे गलगट घेंगा या कोई रोग, ये स्थानीय रोग होता है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला रोग है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर आयोडीन की कमी पाई जाती है। अगर गर्भावस्था के दौरान हार्मोन की कमी होती है, या कोई महिला गर्भावस्था के दौरान आयोडीन नहीं खाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, बच्चे का गर्भ में विकास नहीं होगा, उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा, बच्चा बोलना मंदबुद्धि रह जाएगा, ऐसे मंदबुद्धि बोलने को हम कहते हैं क्रिटिन, आउटू मानव, और इस रोग को कहते हैं क्रिटिनिज्म या आउटू मानवता। तो ये बात हमारी होगी, याद रखिएगा। इसके बाद हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल नहीं बन पा रहा है, तो व्यक्ति बाहर से थायराइड की टैबलेट्स खाते हैं, क्योंकि थायराइड अमीनो एसिड का बना होता है, एक तरीके से प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जब शरीर में आती है तो कई बार एंटीजन का रूप ले लेती है, और इसके प्रति शरीर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, और वो एंटीबॉडी उस दवाई के साथ काम कर रही है, पूरी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। इस वजह से इस रोग को हमने हाशिमाटो का रोग कहा, और थायराइड ग्रंथि को स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि नाम दिया। तो थायराइड ग्रंथि की कहानी थी। दूसरी हमने बात की पैराथायराइड की, तो पैराथायराइड ग्रंथि पैराथार्मोनिकल, तो थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि है, संख्या में 4 होती है, याद रखिएगा।
अगर मैंने आप लोगों को बताया हो, ध्यान से सुनिएगा, तो थायराइड ग्रंथि जो हमने बताया होगा आपको, तो ये देखिए आप, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पर ये जो ग्रंथि पाई जा रही है, ये पैराथायराइड ग्रंथि है, संख्या में 4 है, ये पैराथायराइड ग्रंथि होगी, याद रखना संख्या में 4 होती है, ये संख्या में याद रखिएगा 4 होती है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ये संख्या में 4 होती है, याद रखिएगा। और पैराथायराइड ग्रंथि से पोलिप का हार्मोन पैराथायराइड निकलता है, ये जो पैराथायराइड होता है रक्त में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है, कैल्शियम इसलिए आवश्यक होता है मांसपेशियों की क्रियाविधि के लिए और हड्डियों को दांतों की मजबूती के लिए। अगर इस हार्मोन की कमी होती है तो रक्त में कैल्शियम का लेवल कम होने से मांसपेशियों में जकड़न हो जाएगी, उस रोग को टिटेनी रोग कहेंगे। हार्मोन अधिक हो जाए तो हड्डियों से कैल्शियम को पकड़कर रक्त में डाल देगा, जिससे हड्डियां छिद्रित हो जाएंगी और इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। इस हार्मोन का विरोधी हार्मोन आपका कैल्शियम होता है, जो रक्त में कैल्शियम का लेवल कम करता है और पैराथायराइड बढ़ा देता है। उम्मीद करता हूं कि 4 जो ग्रंथियां हमने पढ़ी आप लोगों को समझ में आया होगा। कल इसकी 2 ग्रंथियों के साथ हम छोटी-छोटी ग्रंथियां रह गई, कोई बहुत बड़ी नहीं रह गई है, छोटी-छोटी बातें रह गई हैं, तो 2 घंटे का टाइम और लगेगा और ये टॉपिक पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम तंत्रिका तंत्र पर बात करेंगे और थोड़ी बहुत बातें पादपों पर नियंत्रण और समन्वय करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में अन्य ग्रंथियों के साथ, थाइमस और एड्रीनलिन ग्रंथि के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नोट्स बनाते रहिए, पूरी बातें मैं लिख रहा हूं, यहां पर याद रखिएगा। सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है, मैंने पहले क्या बारियों को बेहतरीन तरीके से पढ़िए आप लोग, कंचन आप बेहतरीन पढ़िए और उसके बाद होगा। चलिए अभी टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।